नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम एमए उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र विशिष्ट साहित्यकार में प्रेमचंद जी के निबंध संग्रह कुछ विचार पर अध्ययन करेंगे। इस निबंध संग्रह में प्रथम निबंध है साहित्य का उद्देश्य क्या है। साहित्य का उद्देश्य शीर्षक निबंध प्रेमचंद का वह प्रसिद्ध भाषण है जो उन्होंने सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ के लखनऊ में हुए पहले अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में दिया था और साहित्यकारों के सामने बहुत आत्मीय एवं सहज ढंग से यह स्पष्ट किया था कि आज साहित्य में उस दृष्टि से काम नहीं चल सकता जो साहित्य और जनता को एक दूसरे से दूर रखती है। उनके इन विचारों से साहित्य की दुनिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। एक तरह से यह निबंध प्रेमचंद जी के अपने साहित्य का सौंदर्य शास्त्र भी था। उन्होंने साहित्य जगत में होने वाले अपने अनुभवों को ही अपने इस प्रसिद्ध भाषण में पिरोया था। सबसे पहले प्रेमचंद जी ने इस बात की ओर संकेत किया कि वर्तमान में हिंदुस्तानी भाषा का निर्माण हो चुका है जिसमें हम उच्च कोटि के साहित्य की रचना कर सकते हैं। अपने इस भाषण में प्रेमचंद जी यह भी बतलाते हैं कि साहित्य क्या है। उनके अनुसार साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ़ और परिमार्जित और सुंदर हो और जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो। इस प्रकार प्रेमचंद साहित्य के लिए तीन बातें जरूरी मानते हैं। एक, जिसमें सच्चाई प्रकट की गई हो। दूसरा, भाषा प्रौढ़ और परिमार्जित और सुंदर हो। तीसरा, दिल और दिमाग पर असर डालने वाला गुण हो। इन तीनों में भी प्रेमचंद जीवन की सच्चाई का प्रकट करने पर बार बार बल देते हैं। वह ये मानते हैं कि साहित्य का वह हर रूप साहित्य की कोटि में ही आता है जिसमें जीवन की सच्चाइयों का चित्र हो। प्रेमचंद जी ने साहित्य का प्रतिमान अनुभूति की तीव्रता को ही माना है। उनके शब्दों में कवि या साहित्यकार में अनुभूति की जितनी तीव्रता होती है उसकी रचना उतनी ही आकर्षक और ऊंचे दर्जे की होती है। जिस साहित्य से हमारी सुरुचि ना जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति ना मिले, हम में शक्ति और गति ना पैदा हो, हमारा सौंदर्य प्रेम ना जागृत हो और हम में सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता ना उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है। वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। साहित्यकार का काम अपने पाठक के मन में सौंदर्य प्रेम जगाने का है। जब आदमी सौंदर्य के प्रति सजग हो जाता है तो उसे असुंदर, अभद्र और मानवीय लगने लगता है। जब ऐसा भाव जागृत हो जाता है तो समाज उससे प्रभावित होता है। इस बात को वे इन शब्दों में रखते हैं कि जहाँ सच्चा सौंदर्य प्रेम है, जहाँ प्रेम की विस्तृति है, वहाँ कमजोरियाँ कहाँ रह सकती हैं। प्रेम ही तो आध्यात्मिक भोजन है और सारी कमजोरियाँ इसी भोजन के ना मिलने अथवा दूषित भोजन के मिलने से पैदा होती हैं। कलाकार हम में सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न करता है और प्रेम की उष्णता भी जगाता है। सौंदर्य के बारे में वे अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि प्रकृति के सौंदर्य का उदाहरण प्रकृति के सौंदर्य को देखकर जैसे हमारा अंतःकरण प्रसन्न हो जाता है, वैसे ही मनुष्य के त्याग, सच्चाई, सहानुभूति आदि जीवन मूल्य हमको प्रभावित करते हैं। ये जीवन मूल्य मानवीय सौंदर्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे चित्रों में रंग का सामंजस्य होता है और संगीत में ध्वनि का, वैसे ही साहित्य में आध्यात्मिक सामंजस्य होता है जो पाठक के मन में सौंदर्य की सृष्टि करता है। उनके शब्दों में साहित्य हमारे जीवन को स्वाभाविक और स्वाधीन बनाता है। दूसरे शब्दों में हम उसी की बदौलत मन का संस्कार
होता है। यही उनका मुख्य उद्देश्य है। प्रेमचंद साहित्य में फैली हुई संकीर्णता को छोड़ने की बात भी करते हैं और कहते हैं कि सुंदरता केवल अमीरों और रईसों की बाहर से सुंदर दिखने वाले पुरुष स्त्रियों में नहीं है, वह झोंपड़ों और कच्चे मकानों में रहने वाले मनुष्यों में भी कम नहीं है। इनकी ओर हमारी दृष्टि जानी चाहिए। सही बात तो यह है कि मानवीय सौंदर्य जितना मेहनतकश गरीब वर्ग में है, उतना उच्च अमीर वर्ग में नहीं। अमीर मनुष्य तभी बनता है जब वह गरीबों, लाचारों के साथ बेईमानी करे, भ्रष्टाचार करे, छल कपट करे, धोखेबाजी करे, लोगों में घृणा द्वेष फैलाए, अफसर बने, रिश्वत ले, तभी आदमी अमीर हो सकता है। मेहनत से तो आदमी केवल गुजारा ही कर सकता है। राजा महाराजा शान और शौकत से रहते थे, लेकिन हम जानते हैं कि वह जनता से प्राप्त किए गए धन का ही अपने ऊपर दुरुपयोग करते थे और जनता की अज्ञानता और अंधविश्वास का नाजायज़ लाभ उठाते थे। हाँ, वे अपने खुशामदों, चाटुकारों, चापलूसों का एक वर्ग हमेशा अपने साथ तैयार रखते थे। इस वर्ग में बहुत से कवि भी हुए हैं। प्रेमचंद ऐसे कवियों की ओर इस भाषण में इशारा करते हैं। ऐसे कवि का सौंदर्य समाज को प्रभावित नहीं करता। यही कारण है कि समाज में ऐसे साहित्यकारों का कोई नहीं होता। इनका ना तो कोई ऊंचा आदर्श होता है और ना ही कोई ऊंचा उद्देश्य। इन साहित्यकारों की दृष्टि इतनी व्यापक भी नहीं होती कि वे जीवन संग्राम में सौंदर्य का चरमोत्कर्ष देख सकें। इसके लिए सौंदर्य सुंदर स्त्री में है, उस बच्चों वाली गरीब रूप रहित स्त्री में नहीं जो बच्चे को खेत की मेड़ पर सुलाए पसीना बहा रही है। उसने निश्चय कर लिया है कि रंगे होठों, कपोलों और भौहों में निसंदेह सुंदरता का वास है। उसके उलझे हुए बालों, पपड़ी पड़े हुए होठों और कुंभलाए हुए शानों में सौंदर्य का प्रवेश कहाँ है। प्रेमचंद साहित्यकारों की इस सौंदर्य दृष्टि को संकीर्ण दृष्टि मानते हैं और उससे अपनी सौंदर्य दृष्टि को व्यापक बनाने की सलाह देते हुए कहते हैं कि रंगे होठों और कपोलों की आड़ में अगर रूप गर्व और निष्ठुरता छिपी है, तो इन मुरझाए हुए होठों में और कुंभलाए हुए गालों के आंसुओं में त्याग, श्रद्धा और कष्ट सहिष्णुता भी है। हाँ, उससे नफरत नहीं, दिखावा नहीं, इसमें सुकुमारता नहीं है। प्रेमचंद उस साहित्य का भी विरोध करते हैं जो केवल साहित्य का लक्ष्य मनोरंजन मानते हैं। साहित्य का लक्ष्य तो इतना ऊंचा है कि केवल देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उनके आगे मशाल लेकर चलने वाली सच्चाई है। साहित्यकार यह शिकायत करते हैं कि उनका समाज में सम्मान नहीं होता। प्रेमचंद इसका कारण समझाते हुए कहते हैं कि साहित्यकार समाज के दुख दर्द की चिंता नहीं करते, समाज भी उनकी चिंता नहीं करता। दरअसल समाज के मापने की कसौटी बहुत कठोर होती है। उस पर जो खरा उतरता है, समाज उसी का सम्मान करता है। दूसरी बात यह भी है कि केवल प्रतिभा के बल पर साहित्यकार बन जाना संभव नहीं है। साहित्य सृजन के लिए विशेष तैयारी की भी आवश्यकता होती है। हमारे देश के साहित्यकार वैसी तैयारी भी नहीं करते हैं। उनके जो मन में आता है उसी को लिख देते हैं। साहित्यकार के लिए इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र, व्यक्तिवाद आदि की भी जानकारी होनी आवश्यक है। हमारी साहित्यिक अवनति का एक कारण यह भी है कि साहित्यकार अज्ञान बने रहते हैं, अधिक अध्ययन नहीं करते। आज साहित्यकार को संपूर्ण जीवन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वह साहित्य के अलावा अन्य ज्ञान विज्ञान माध्यमों की भी जानकारी प्राप्त करें। हमें अपनी रुचि और प्रकृति के अनुरूप विषय चुन लेने चाहिए और अपने आदर्श को ऊंचा रखना चाहिए, तभी हम अपने काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अंत में प्रेमचंद जी साहित्य का वातावरण बनाने वाली परिषदों के गठन की बात
करते हैं और कहते हैं कि जिन साहित्यकारों ने अपने साहित्य का लक्ष्य मन बहलाव या सामान जुटाना, लोरियां गाकर लोगों को सुलाना, केवल आंसू बहाकर जी हल्का करना बनाया है, उनके लिए ना तो त्याग की, ना ऊंचे आदर्श की, ना समाज की किसी तरह के संबंध की, ना सादा जीवन उच्च विचार की। ऐसे लोग तो भोग विलास को अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं और अपनी साहित्यिक प्रतिभा को भोग विलास की सामग्री जुटाने का माध्यम बनाते हैं। ऐसे साहित्यकारों की आयु बहुत छोटी होती है और उनके प्रभाव की परिधि भी बहुत सीमित होती है। अंत में साहित्य की कसौटी के संबंध में प्रेमचंद जी कहते हैं कि हमारी साहित्य की कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाई का प्रकाश हो, जो हमें गति और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। धन्यवाद।